आपको पता होगा कि हाल ही में मोटोजीपी ने भारत में अपना डेब्यू किया है। भारत में पहली बार रेस का आयोजन तो हुआ और बहुत सारे लोग रेस देखने भी गए और लोगों ने आनंद भी लिया, लेकिन रेस के पैटर्न को लोग समझ नहीं पाए। लोगों को लग रहा था कि फाइनल रेस में पहले आने वाला खिलाड़ी जीत गया, मगर दोस्तों ये तो लंबी कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा होती है। इस वीडियो में मैं आपको यही लंबी कहानी समझाने वाला हूँ और यह कहानी समझना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि मोटोजीपी ने भारत में रेस करने का 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है। यानी कि अगर सब कुछ सही रहा तो आपको 2029 तक हर साल मोटोजीपी की रेस इंडिया में देखने को मिलेगी। हाय दोस्तों, मैं हूं शुभम, वेलकम करता हूं अपने चैनल व्हील्स एंड विजडम में। यह वीडियो आपको आसानी से समझ में आ सके इसलिए मैंने इस वीडियो को इन 7 भागों में डिवाइड किया है। मोटोजीपी के बारे में जानकारी कलेक्ट करना काफी मुश्किल था क्योंकि मोटोजीपी में नियम काफी बार बदलते रहने की वजह से सटीक जानकारी कहीं भी उपलब्ध नहीं थी। इसलिए मुझे मोटोजीपी के रिकॉर्ड को उठाकर क्रॉस मैचिंग करके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना पड़ा। अगर मेरी यह मेहनत आपको पसंद आती है तो कृपया मुझे सपोर्ट दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपका यह सपोर्ट इस चैनल के लिए बहुत जरूरी होता है। और जब हम इस वीडियो में मोटरसाइकिल रेस की बात करने वाले हैं तो एक नज़र दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल रेसेस पर भी डाल लेते हैं। सबसे पहला नंबर आता है मोटोजीपी का। चाहे बात पॉपुलैरिटी की हो, रेसों की संख्या की, निवेश की या फिर आय की, इसमें दुनिया की सबसे तेज टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मोटर बाइक हिस्सा लेती हैं जिनकी स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर से भी ऊपर जाती है। यह रेस सर्किट ट्रैक्स पर होती है। इस चैंपियनशिप का आयोजन फेडरेशन इंटरनेशनल डे मोटरसाइकिलिज्म FIM द्वारा किया जाता है। अब ये FIM क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। आइल मैन ऑफ TT हर साल आइल ऑफ मैन नाम की जगह में आयोजित होने वाली यह एक हिस्टोरिकल रेस है जो कि 1907 में शुरू हुई थी। यह रेस इसलिए भी मशहूर है क्योंकि इस रेस में राइडर्स को अपनी सीमाओं के पार जाना पड़ता है। यह रेस सार्वजनिक सड़कों पर होती है, ट्रैफिक के बीच नहीं, ट्रैफिक बंद कर दिया जाता है। हाई स्पीड, शार्प टर्न, एलिवेशन चेंज इस रेस का हिस्सा होते हैं जिसकी वजह से यह रेस दुनिया की सबसे रोमांचक और खतरनाक मोटरसाइकिल रेस बन जाती है। डेटोना 200 अमेरिका के फ्लोरिडा के डेटोना बीच में हर साल आयोजित होने वाली एक प्रमुख मोटरसाइकिल रेस है। यह डेटोना इंटरनेशनल स्पीडवे पर आयोजित होती है जो कि अमेरिका का सबसे प्रसिद्ध रेसिंग ट्रैक में से एक है। यह एक 200 मील की रेस है जो कि USA में होने वाली रेसेस में एक स्पेशल जगह रखती है। सुपर बाइक वर्ल्ड चैंपियनशिप एक प्रमुख सुपर बाइक रेसिंग सीरीज है। इसमें हाई परफॉर्मेंस सुपर बाइक्स का यूज होता है और यह चैंपियनशिप दुनिया भर के सर्किट्स पर आयोजित होती है। SBK राइडर्स और टीम्स को अपनी स्किल्स और मशीन को साबित करने का मौका मिलता है। मोटोक्रॉस वर्ल्ड चैंपियनशिप जिसे MXGP भी कहा जाता है, यह ऑफ रोड मोटरसाइकिल रेसिंग श्रृंखला है जिसमें राइडर्स मोटोक्रॉस मोटरसाइकिलों पर चुनौतीपूर्ण डर्ट ट्रैक्स पर रेस करते हैं। मोटोजीपी की तरह इसमें भी अलग अलग कैटेगरी होती हैं जैसे कि MX1, MX2, MXGP जिनमें अलग अलग तरह के इंजन डिस्प्लेसमेंट यानी कि CC की कैटेगरी होती है। यह रेस नेचुरल टेरेन पर होती है जिनमें हाई जंप, गहरे गड्ढे और चुनौतीपूर्ण आपदाएं शामिल होती हैं जो राइडर की कुशलता और कौशल का परीक्षण करती हैं। डकैर रैली एक अत्यंत लंबी दूरी की ऑफ रोड रेस है जो अफ्रीका, साउथ अमेरिका और मध्य पूर्व एशिया में आयोजित होती है। यह रेस एडवेंचरर्स और ऑफ रोड एंथुजियास्ट के लिए एक अल्टीमेट चैलेंज होती है। डकार रैली में प्रसिद्ध है इसके चैलेंजिंग टेरेन जिसमें रेगिस्तान, पहाड़ और रिमोट एरियाज शामिल हैं। इस रैली में बाइक के अलावा कार, ट्रक और क्वाड बाइक्स जैसे वाहन भी शामिल होते हैं। यह रेस सिर्फ स्पीड के बारे में नहीं होती बल्कि यह रणनीति के बारे में भी होती है क्योंकि कॉम्पिटिटर्स को मिनिमल एक्सटर्नल असिस्टेंस के साथ कठिन रूट्स को नेविगेट करना होता है। FIM मोटरसाइकिल स्पोर्ट्स की एक ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है। यह एक अथॉरिटेटिव संगठन है जो दुनिया भर के विभिन्न प्रकार की मोटरसाइकिल रेसिंग को सेक्शन और रेगुलेट करता है। FIM ने बाइक रेसिंग की दुनिया में क्या किया है ये मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ।
आज से 9 साल पहले तक भारत में कबड्डी के मैच कुछ इस तरह से होते थे कि गांव के 3-4 रसूखदार लोग मिलकर एक समिति बनाकर गांव या देहात में कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन करवा दिया करते थे और इस समय तक कबड्डी के खिलाड़ियों को 10,000 या 20,000 रुपये जैसी धनराशि से संतुष्ट होना पड़ता था। लेकिन 2014 में प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत हुई और उसके बनने के बाद कबड्डी के मैच जो गांव में होते थे वो अब स्टेडियम में पहुंच गए। उनका सीधा टीवी पर प्रसारण होने लगा। जिन खिलाड़ियों को जीतने पर 20-30 हजार रुपये मिलते थे अब वो करोड़ों में बिकने लगे। कुछ ऐसा ही काम FIM ने मोटरसाइकिलिंग की दुनिया में किया था। FIM के आने के बाद अलग अलग देशों में बाइक रेसिंग की प्रमुख लीगें शुरू हो गई और इस गेम को ख्याति मिलने लगी। रेसिंग के अलावा FIM मोटरसाइकिल स्पोर्ट्स में सुरक्षा को प्रोत्साहित करने, मोटरसाइकिलिंग में संबंधित सार्वजनिक नीतियों का समर्थन करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी प्रतिबद्ध है। पीछे मैंने जो वर्ल्ड बिगेस्ट मोटरसाइकिल रेसेस की बात की थी उनमें से भी 3 रेस MotoGP, सुपर बाइक चैंपियनशिप और MXGP को FIM ही ऑर्गेनाइज करता है। MotoGP रेस की शुरुआत 1949 में हुई थी और तब से आज तक MotoGP में तमाम बदलाव हुए हैं। इस वीडियो में मेरा ध्यान प्रेजेंट टाइम के खेल पर रहेगा। आप बस इतना समझ लीजिए कि MotoGP के खेल में बाइक के इंजन डिस्प्लेसमेंट यानी CC के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी होती हैं। इन कैटेगरी में कई बार बदलाव हुए हैं। फिलहाल MotoGP में 4 कैटेगरी की रेस होती है: MotoGP, Moto2, Moto3 और Moto E। जी हाँ, MotoGP रेस के अंदर एक MotoGP नाम की कैटेगरी भी होती है। MotoGP में 1000 सीसी की बाइक होती है जिसकी पावर 230 हॉर्स पावर होती है और इनकी स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर होती है या इससे ऊपर चली जाती है और यही वो रेस है जिसके लिए दुनिया बेताब रहती है। मेरा फोकस भी इस वीडियो में इसी कैटेगरी पर रहने वाला है। Moto2 में 765 सीसी की बाइक होती हैं जिनमें 140 हॉर्स पावर और उनकी स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर तक होती है। Moto3 में 250 सीसी की बाइक होती हैं जिनमें 50 हॉर्स पावर की पावर और उनकी स्पीड 240 किलोमीटर पर आवर तक की होती है। Moto E 2019 में शुरू हुई है। इनमें इलेक्ट्रिक बाइक की रेस होती है और इनकी टॉप स्पीड 275 किलोमीटर पर आवर तक की होती है। MotoGP का मैच क्रिकेट वर्ल्ड कप की तरह नहीं होता जो कि 1 महीने में निपट जाए, बल्कि यह तो पूरे साल चलता है अलग अलग देशों में। इस समय आप अपनी स्क्रीन पर MotoGP का 2023 का कैलेंडर देख रहे हैं। इस कैलेंडर में आप देख सकते हैं कि कुल 22 जगह MotoGP के इवेंट्स होने हैं और सभी की डेट भी लिखी हुई है। यह इवेंट्स पुर्तगाल से शुरू होकर स्पेन में ख़त्म होंगे। अगर आप इन इवेंट्स की डेट पर गौर करेंगे तो आप यह समझ जाओगे कि MotoGP के इवेंट्स फ्राइडे को शुरू होकर संडे को ख़त्म होते हैं और भारत में भी ऐसा ही था। हर इवेंट्स में MotoGP की 4 कैटेगरी की बाइक रेसेस होती हैं, यानी कि MotoGP 1000 सीसी, Moto2, Moto3 और Moto E। इस कैलेंडर में आगे की तरफ मैंने लैप्स और डिस्टेंस के कॉलम को ऐड किया है। लैप यानी कि सर्किट का चक्कर। जब रेसर सर्किट का पूरा एक चक्कर लगा लेता है तो यह एक लैप कहलाता है, एक लैप। यह लैप और डिस्टेंस का कॉलम MotoGP के लिए है क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के लिए डिस्टेंस और लैप अलग अलग होते हैं। तो अब आप लैप और डिस्टेंस के कॉलम से समझ सकते हो कि लैप और डिस्टेंस हर इवेंट्स में सेम नहीं होते। एक बात और आप नोट करोगे कि सबसे कम डिस्टेंस भारत में ही है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर 24 लैप की रेस होनी थी, यानी कि लगभग 120 किलोमीटर की। लेकिन भारत में फाइनल रेस से पहले ही खिलाड़ियों ने ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा नमी की वजह से लैप की संख्या 24 से घटाकर 21 करवा दी थी। साथ ही इस कैलेंडर में कजाकिस्तान को भी जगह मिली थी, लेकिन वहाँ सर्किट के कंप्लीट ना होने की वजह से रेस नहीं हो पाई थी। मैंने आपको बताया कि मेरा फोकस MotoGP यानी कि 1000 सीसी वाली कैटेगरी पर रहने वाला है। तो अब बात करते हैं टीम की। तो मैं MotoGP टीम की कैटेगरी की ही बात करूंगा। कुल 11 टीमें होती हैं, हर टीम में 2 खिलाड़ी होते हैं और रेस में टीम के दोनों ही रेसर हिस्सा लेते हैं।
इस समय आप अपनी स्क्रीन पर जो लिस्ट देख रहे हैं उसमें सबसे पहले है मैन्युफैक्चरर, यानी कि रेसर किस कंपनी की बाइक को चला रहे हैं। उसके बाद आ जाती है टीम और उसके बाद आते हैं खिलाड़ी। इसमें जो फेमस खिलाड़ी हैं उनके नाम मैंने बोल्ड लेटर में लिखे हैं, आप पढ़ सकते हैं। 2011 में फॉर्मूला 1 का भारत में 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन उनको गवर्नमेंट से सपोर्ट न मिलने के कारण भारत छोड़कर जाना पड़ा और दोबारा उनके यहाँ आने की हिम्मत नहीं हुई। फिर आखिरकार कैसे मोटो जीपी की रेस इंडिया में पॉसिबल हुई तो समझते हैं। मोटो जीपी की रेस कहाँ होगी, कैसे होगी, अब यह सब डिसाइड डोरना करती है। मतलब सीधा सीधा यह है कि FIM वाली पावर 1991 से डोरना के पास है। 2 सितंबर 2022 यानी कि रेस शुरू होने से ठीक 1 साल पहले डोरना के CEO उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी से मिले थे। दरअसल वह यह समझना चाहते थे कि क्या हमें गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलेगा या नहीं। योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर उन्हें ऐसा लगा कि यह भारत में मोटो जीपी की रेस करवा सकते हैं और ठीक 1 साल बाद यानी कि सितंबर 2023 में भारत में मोटो जीपी की रेस हुई। डोरना को भारत में रेस करने के लिए भारत की किसी कंपनी की साझेदारी की भी जरूरत थी, यानी कि उन्हें किसी न किसी से तो कॉन्ट्रैक्ट करना ही था, जिसके लिए उन्होंने फेयर स्ट्रीट प्राइवेट लिमिटेड स्पोर्ट्स, इसके CEO वैभव सिन्हा है, से कॉन्ट्रैक्ट किया और इन दोनों के बीच 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। यानी कि 2023 से 2029 तक अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपको 2029 तक हर साल मोटो जीपी की बाइक रेस देखने को मिलेगी। मैंने आपको बताया कि मोटो जीपी के रेस इवेंट्स पूरे साल दुनिया के अलग अलग देशों में होते हैं, लेकिन इन इवेंट्स में होता क्या क्या है। रेस तो एक दिन में ही कंप्लीट हो सकती है, तो 3 दिन किस लिए। साथ ही फ्राइडे और सैटरडे को होने वाली रेस में रेसर की हार जीत मायने रखती है या नहीं। तो सब कुछ इतना आसान नहीं है। रेस करना मुश्किल है, रेस में पोजीशन बनाना और भी मुश्किल, और उस रेस तक पहुंचना हद से ज्यादा मुश्किल। सिर्फ मोटो जीपी कैटेगरी में ही एक इवेंट में 8 रेस होती हैं। हर रेस को हम सेशन बोल सकते हैं, यानी कि 8 सेशन। अगर आप इन 8 सेशन को समझ गए तो आप मोटो जीपी को फुली इंजॉय कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सिर्फ मोटो जीपी कैटेगरी के ही सेशन के बारे में बताऊंगा। मोटो 2, मोटो 3 और मोटो E के सेशन थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर मोटो जीपी कैटेगरी का सेशन चार्ट देख सकते हैं। फ्राइडे के दिन 2 रेस होती हैं, फ्री प्रैक्टिस 1 और उसके बाद प्रैक्टिस। रेस की शुरुआत होती है फ्री प्रैक्टिस 1 से। यह ऑफिशियली यह 45 मिनट की होती है और जैसे कि इसका नाम है फ्री प्रैक्टिस, यानी कि इसमें कोई खिलाड़ी की हार जीत मायने नहीं रखती। यह सिर्फ इसलिए होती है कि मोटरसाइकिल में अगर कोई कमी है तो उसका पता लगा सके, और क्योंकि खिलाड़ी एक नई जगह रेस करने आया है वहाँ के हिसाब से खुद को ढाल सके और सर्किट को समझ सके। वैसे तो इसमें कोई हार जीत नहीं होती है, लेकिन मोटो जीपी इस रेस के आंकड़े पोजीशन के हिसाब से अपनी वेबसाइट पर अपलोड करता है। इंडिया में भी इस सेशन का डाटा मोटो जीपी की वेबसाइट पर मौजूद है। चलिए देखते हैं और समझते हैं। देखो, सबसे पहले कॉलम में पोजीशन नंबर, दूसरे कॉलम में रेसर की फोटो, तीसरे कॉलम में बाइक नंबर, यह नंबर बाइक के आगे लिखा रहता है, और चौथे कॉलम में रेसर का नाम, पांचवें कॉलम में रेसर किस कंट्री से बिलोंग करता है उसका फ्लैग, 6th कॉलम में टीम का नाम, और फिर उसके बाद आता है पिछले वाले से समय का गैप, और फिर लास्ट में आता है रेसर का टाइम, जिसकी वजह से खिलाड़ी को इस लिस्ट में पोजीशन मिली है। अब आप जरा समय पर गौर कीजिए। पहली पोजीशन पर रहे मार्को बेजेकी का समय 1 मिनट 45.9900 सेकंड है। आपको अजीब नहीं लगा कि 45 मिनट का रेस सेशन और रेसर का समय सिर्फ 1 मिनट 45 सेकंड? दरअसल फाइनल रेस में ही ओवरऑल टाइम कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा सभी रेस में लैप टाइम मायने रखता है। तो क्या यह सिर्फ एक लैप की रेस थी? बिल्कुल नहीं। खिलाड़ी 45 मिनट तक सर्किट के जितने चक्कर यानी कि लैप कर सकता है वो करता है। मान लीजिए रेसर ने सर्किट के 10 लैप किए। अब इन 10 में से जिस भी लैप को सबसे कम समय में पूरा किया गया होगा उस लैप का टाइम कंसीडर किया जाएगा। रेसर का मेन फोकस रहता है अपनी बाइक पर
और उसको सिर्फ सर्किट का एक चक्कर ऐसा लगाना होता है जिसमें वह अपना 100% दे और कम से कम समय में लैप कंप्लीट कर सके, और ये ही रेसर की पोजीशन तय करता है। यहाँ एक बात और समझने वाली है कि सेकंड के बाद मिली सेकंड को भी मेजर किया जाता है, जो कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट में लिखा होता है। अगर हम मार्को बेजेकी के फ्री प्रैक्टिस 1 का एनालिसिस देखें तो उन्होंने 26 लैप्स किए, यानी कि 26 चक्कर लगाए सर्किट के, जिसमें से 23 नंबर का लैप सबसे कम समय में किया। दूसरे और तीसरे नंबर पर मार्क मार्केज और ब्रैड बाइंडर रहे। फ्री प्रैक्टिस 1 के बाद फ्राइडे को ही अगला सेशन प्रैक्टिस होता है। यह भी प्रैक्टिस के लिए है, जिसका टाइम होता है 60 मिनट, लेकिन इसमें पोजीशन मायने करती है। इसमें सभी टीमों के 22 खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं और यहाँ भी लैप टाइम के हिसाब से पोजीशन तय होती है, और 22 में से टॉप 10 खिलाड़ी 2 हिस्सों में होने वाली क्वालिफाइंग के बाद वाले क्वालिफाइंग 2 में हिस्सा लेते हैं, और इस रेस में पीछे आने वाले 12 रेसर पहले होने वाले क्वालिफाइंग 1 में। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले 10 रेसर को Q1 के बाद होने वाली Q2 में जाने का क्या फायदा है, और बाद वाले 12 रेसर को Q1 में जाने का क्या नुकसान है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी टॉस जीतने के बाद भी बैटिंग की बजाय बॉलिंग को चूज करते थे, क्योंकि ऐसा करने से लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए रणनीति बनाना आसान हो जाता है और हमें पता होता है कि हमें किस तरह से खेलना है। इसलिए प्रैक्टिस सेशन में रेसर की कोशिश टॉप 10 में जगह बनाने की रहती है। अगर नजर डालें इस रेस की स्टैंडिंग पोजीशन पर, तो टॉप पर लुका मारिनी रहे 1 मिनट 44.7820, उसके बाद जॉर्ज मार्टिन और उसके बाद एलेक्स एक्सपारगारो। इस चार्ट के टॉप 10 रेसर Q2 के लिए चले गए, यानी कि क्वालिफाइंग 2 के लिए। सैटरडे के दिन की शुरुआत भी फ्री प्रैक्टिस सेशन से होती है, हालांकि इसका समय 30 मिनट का होता है और इसमें भी टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी हम देख लेते हैं कि इस सेशन में कौन टॉप पर रहा था। तो पहले नंबर पर थे मार्को बेजेकी, कुल 13 लैप किए थे और फास्टेस्ट लैप का समय था 1 मिनट 45.3980 सेकेंड। इसके बाद दूसरे नंबर पर एलेक्स मार्केज और तीसरे नंबर पर लुका मारिनी रहे। मैंने आपको बताया कि फ्राइडे को हुई प्रैक्टिस सेशन की रेस में स्टैंडिंग चार्ट में नीचे आने वाले 12 रेसर को Q1 में जाना पड़ता है। यह एक 15 मिनट का सेशन होता है। अगर नजर डालें इसके रिजल्ट चार्ट पर, तो राहुल फर्नांडिस 1 मिनट 44 सेकेंड 4100 टाइम के साथ टॉप पर रहे। इन्होंने कुल 7 लैप्स किए और 6th लैप में यह समय हासिल किया। इसके बाद रहे एलेक्स मार्केज और तीसरे नंबर पर फैबियो डी जियोनांटोनियो। फ्राइडे को ही प्रैक्टिस सेशन के टॉप 10 खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेते हैं और इन रेसर को पता होता है कि क्वालिफाइंग 1 में बेस्ट लैप टाइम क्या रहा। इनके पास 15 मिनट होते हैं उस लैप टाइम का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। लेकिन जरा रुकिए, यह रेस थोड़ी पेचीदा हो जाती है, क्योंकि Q1 में बेस्ट लैप टाइम अचीव करने वाला रेसर भी यहाँ हिस्सा लेता है और सेकंड बेस्ट लैप टाइम वाला भी। इसलिए है यहाँ रेसर की संख्या 10 से बढ़कर 12 हो जाती है। नजर डाले अगर पोजीशन पर, फर्स्ट रहे मार्को बेजेकी, टाइम था 1 मिनट 43.9470, टोटल 8 लैप्स किए और 6th लैप में यह समय हासिल किया। इसके बाद जॉर्ज मार्टिन और उसके बाद फ्रांसिस्को बगनिया। इस रेस में एलेक्स मार्केज क्रैश हो गए, उनकी पसलियों में ज्यादा चोट आई, जिसकी वजह से वह आगे की रेस में भी हिस्सा नहीं ले पाई थी। अब मेन बात, आखिरकार क्वालिफाइंग 1 और 2 में रेसर को बेहतर परफॉर्मेंस करने से क्या फायदा होगा, बताता हूँ। भारत में हुई मोटो जीपी के विनर मार्को बेजेकी रहे थे, क्योंकि उन्हें इस क्वालिफाइंग में टॉप पोजीशन का भरपूर फायदा मिला। क्वालिफाइंग 1 और 2 हो जाने के बाद इन दोनों सेशन का कंबाइन चार्ट जारी किया जाता है, सभी 22 रेसर का पोजीशन वाइज, और फिर पोजीशन के हिसाब से ग्रिड चार्ट तैयार किया जाता है, जिसमें रेसर को पता चलता है कि फाइनल रेस की स्टार्टिंग में रेसर की स्टैंडिंग पोजीशन क्या रहेगी। क्वालिफाइंग सेशन के पोजीशन चार्ट में जो जितना ऊपर वो उतना आगे, और आगे खड़े होने का ही जबरदस्त फायदा मिलता है।
टिसोट स्विट्जरलैंड की एक रिस्ट वॉच बनाने वाली कंपनी है और इस साल यानी कि 2023 की मोटो जीपी चैंपियनशिप को यह कंपनी स्पॉन्सर कर रही है। यह रेस बस इसी के नाम की है। इस रेस को आप प्री फाइनल भी कह सकते हो, क्योंकि अभी तक जितनी भी रेस थी उनमें सिर्फ बेस्ट लैप टाइम अचीव करना होता था, लेकिन इसमें रियल रेस है। इसमें एक दूसरे से आगे निकलने के लिए रेसर को जद्दोजहद करनी पड़ती है। 12 लैप्स की यह रेस होती है। पहले 9 रेसर को पोजीशन वाइज पॉइंट मिलते हैं। फर्स्ट पोजीशन रेसर को 12 पॉइंट, सेकंड को 9, थर्ड को 7, इसी तरह से। रेसर के लिए इन पॉइंट का क्या फायदा होता है वो मैं मेन रेस के सेशन में बताऊंगा। मैंने आपको बताया कि यह रेस 12 लैप्स की होती है, लेकिन इंडिया में यह रेस 11 लैप्स की हुई। उसकी वजह यह थी कि जिस दिन यह रेस होनी थी उस दिन बारिश हो रही थी और खिलाड़ियों ने डिमांड किया कि उन्हें एक फ्री सेशन दिया जाए, जिससे कि वह गीले हो चुके ट्रैक पर प्रैक्टिस करके इस रेस यानी कि टिसोट स्प्रिंट के लिए तैयार हो सकें। इसलिए टिसोट स्प्रिंट के पहले एक वेट सेशन नाम से फ्री प्रैक्टिस सेशन हुआ। यह 15 मिनट का था। इसमें बेस्ट लैप टाइम रहा था जॉर्ज मॉर्टिन का 1 मिनट 45.0170। दूसरे और तीसरे नंबर पर जोहान जार्को और फ्रांसिस्को बगनिया रहे थे। और इसके बाद हुई टिसोट स्प्रिंट जिसकी हम बात कर रहे थे। उसमें फर्स्ट पोजीशन पर रहे थे जॉर्ज मॉर्टिन। 11 लैप की रेस को उन्होंने 19 मिनट 18.8360 सेकंड में पूरा करके 12 पॉइंट प्राप्त किए। दूसरे नंबर पर रहे फ्रांसिस्को बगनिया। ये मॉर्टिन से 1.389 सेकंड पीछे थे। और तीसरे नंबर पर रहे थे मार्क मार्केज। इस रेस के शुरू होते ही एक खतरनाक क्रैश हुआ था, जिसकी वजह से 3 रेसर को बाहर होना पड़ा था, जिसमें से एक थे लुका मारिनी। इनकी पसलियों में क्रैक हुआ और ये आगे की रेस में भी हिस्सा नहीं ले पाए थे। लुका मारिनी की बाइक की टक्कर मार्को बेजेकी की बाइक से लगी थी, जो कि इनके बिल्कुल आगे थी। संडे का दिन फाइनल रेस वाला दिन होता है, लेकिन इस फाइनल रेस से पहले एक वार्म अप सेशन भी होता है। यह सेशन 10 मिनट का होता है और क्योंकि यह वार्म अप है इसलिए यहाँ भी हार जीत कोई मायने नहीं रखती है। फिर भी एक बार देखते हैं कि किसका लैप टाइम सबसे कम था। यहाँ सबसे ऊपर है जॉर्ज मॉर्टिन 1 मिनट 45.4020 सेकेंड। फिर इसके बाद मार्को बेजेकी 1 मिनट 45.5410 सेकेंड। और इनके बाद फैबियो क्वाटरारो 1 मिनट 45.7130 सेकेंड। तीनों के टाइम पर अगर गौर करें तो मिली सेकेंड का ही फर्क है। अभी तक के सेशन पर गौर करें तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि शायद हमें जॉर्ज मॉर्टिन और मार्को बेजेकी के बीच जबरदस्त मैच देखने को मिलने वाला है, क्योंकि 3 सेशन में मार्क बेजेकी आगे रहे हैं और 4 सेशन में जॉर्ज मॉर्टिन। तो चलिए देखते हैं फाइनल की रेस में क्या रहा। तो आखिरकार यही वो रेस होती है जिस पर पूरी दुनिया के बाइक रेस प्रेमियों की नज़र बनी रहती है। इस रेस में ही रेसर को अपनी लिमिट से ऊपर जाने का मौका मिलता है। यह रेस लगभग आधा घंटे चलती है बिना किसी स्टॉप के। टिसोट स्प्रिंट की तरह इस रेस में भी रेसर को पॉइंट मिलते हैं। फर्स्ट को 25 पॉइंट, सेकंड को 20, थर्ड को 16, इसी तरह से 15वीं पोजीशन तक के रेसर को पॉइंट मिलते हैं। तो चलिए बात करते हैं 24 सितंबर को बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट की इस रेस में क्या क्या हुआ। सबसे पहले देखते हैं कांटे की टक्कर किन किन के बीच रही थी। तो जॉर्ज मॉर्टिन और फ्रांसिस्को बगनिया के बीच जबरदस्त कांटे की टक्कर देखने को मिली। और इसके बाद फैबियो क्वाटरारो, ब्रैड बाइंडर और जॉन मीर में। अब आप यही सोच रहे होंगे कि मार्को बेजेकी कहाँ गए। दरअसल वे तो इस टक्कर से बाहर ही थे। मैंने आपको बताया था क्वालिफाइंग सेशन में टॉप पर आने वाला रेसर रेस शुरू होते समय सबसे आगे खड़ा होता है। मार्को बेजेकी को इस आगे खड़ा होने का यही फायदा मिला था। शुरू से आखिर तक वो हर लैप में फर्स्ट पोजीशन पर रहे, यानी कि 21 के 21 लैप में वो फर्स्ट थे। और इन्होंने यह रेस 8.649 सेकंड के गैप से जीती, जो कि मायने रखता है और ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। शुरुआत में मार्को बेजेकी को थोड़ी सी टक्कर फ्रांसिस्को बगनिया ने दी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश 13वें लैप में उनकी बाइक ब्रेक लेते समय फिसल गई। बाइक में अच्छा खासा डैमेज हुआ और वो रेस से बाहर हो गए। और जिस समय उनका क्रैश हुआ तब वह सेकंड पोजीशन पर थे।
फ्रांसिस्को बगनिया कोई आम खिलाड़ी नहीं है। 2023 चैंपियनशिप के अब तक 15 इवेंट्स हो चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि पूरे साल में लगभग 21 इवेंट्स होते हैं अलग अलग देशों में, और अब तक हो चुके 15 में से बगनिया ने 6 में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, जिसकी वजह से यह रेसर इस साल फर्स्ट पोजीशन पर चल रहे हैं, जबकि मार्को बेजे की थर्ड पोजीशन पर। फ्रांसिस्को बगनिया के बाहर होने का सबसे बड़ा फायदा जॉर्ज मार्टिन को मिला, क्योंकि इन दोनों के बीच अच्छी टक्कर चल रही थी। जॉर्ज मार्टिन ने 37 मिनट 7.806 सेकंड में रेस को कंप्लीट किया, और यह मार्को बेजेकी से 8.649 सेकंड पीछे रहकर सेकंड पोजीशन पर आए, और 2023 की चैंपियनशिप में यह दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। बात करें थर्ड पोजीशन की, तो यह फाबियो क्वाटरारो के नाम रही। फ्रांसिस्को बगनिया के क्रैश हो जाने के बाद इनकी टक्कर जॉर्ज मार्टिन से थी। इन्होंने रेस को 37 मिनट 8.012 सेकंड में कंप्लीट किया, और इनके और जॉर्ज मार्टिन के बीच सिर्फ मिली सेकंड का ही फर्क रहा था। और इस तरह से भारत में हुआ यह मोटो जीपी इवेंट पूरी तरह से मार्को बेजेकी के नाम रहा। पोडियम पर खड़े रेसर को उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। अभी आपके दिमाग में एक बात जरूर घूम रही होगी कि मैंने टी-शॉर्ट स्प्रिंट और फाइनल रेस में पॉइंट का जिक्र किया, तो आखिर किसी रेसर के लिए इन पॉइंट का क्या रोल रहता है? तो इन्हीं पॉइंट से कोई रेसर चैंपियन बनता है। इंडिया में मार्को बेजेकी सिर्फ एक इवेंट्स के विनर थे। साल में होने वाले सभी इवेंट्स में रेसर को पॉइंट मिलते हैं। हर रेसर के पॉइंट जुड़ते जाते हैं, और लास्ट इवेंट खत्म होने पर जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट होते हैं वही रेसर उस साल का चैंपियन बनता है, जो कि किसी भी रेसर के लिए उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत होती है। किसी भी इंसान की सबसे अच्छी रचना उसकी मैग्नम ओपस होती है, जिसके लिए वह बहुत ज्यादा मेहनत करता है। यह वीडियो भी मेरे लिए वैसी ही है। अभी तक मैं सिर्फ एक DSLR कैमरा और एक लैपटॉप की मदद से वीडियो बना रहा था, लेकिन इस वीडियो को मैंने बहुत अच्छे ढंग से आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता था, जिसके लिए मैंने एक कंप्यूटर, माइक, लाइट, कैमरे का लेंस और तमाम चीज़ों में अच्छा खासा खर्च किया। साथ ही साथ मोटो जीपी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना भी आसान नहीं था। कहीं भी सटीक इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, यूट्यूब पर तो ना के बराबर, और वेबसाइट्स पर अलग अलग जगह अलग अलग इंफॉर्मेशन लिखी होती थी। आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपने मेरे एफर्ट को सपोर्ट दिया है, जो कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आपसे यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो में कुछ कमी नज़र आ रही है तो कमेंट में बताइए। साथ ही अगर किसी और रेस या मोटो जीपी में कुछ अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा।